नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्राध्यापक अजय सिंह। इसके पहले हमने देखा पाठ 1 प्रेरणा, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसके अंदर जो भी त्रिवेणी थी सब हमने पढ़ लिया है। हमने अभी पार्ट 1 में जहाँ तक आपको बताया त्रिवेणी क्या है, कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार, काव्य परिचय और 5 त्रिवेणी के अर्थ बताए थे। सेकेंड पार्ट में हमने 6 से लेके 11 तक जितनी भी त्रिवेणी थी सबके अर्थ बताए और इस पार्ट में स्वाध्याय के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। स्वाध्याय के लिए जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसके आंसर भी हमने लिख के दिए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है कारण लिखिए। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। कारण आपको किसका लिखना है? पहला है माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। अब इसका कारण लिखना होगा कि क्यों रोती है। उत्तर है माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है क्योंकि उसकी ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। दूसरा कारण लिखिए के लिए दिया गया है बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। आप कारण लिखिए क्यों। उत्तर है बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है क्योंकि माता पिता पर काम पर जाने की मजबूरी है। काम पे जाएंगे इसलिए जो है वह पूरा समय बच्चों पर नहीं दे पाते। खैर, तीसरा देखिए, फ़ोन रखने पर लेखक रोते हैं। फ़ोन रखने पर लेखक रोते हैं, कारण क्या है? आपको उत्तर लिखना है फ़ोन रखने पर लेखक रोते हैं क्योंकि फ़ोन पर माँ को रोते हुए सुनकर फ़ोन रखने पर लेखक को भी रोना आ जाता है, इसलिए जो है लेखक रोता है। खैर, दूसरा देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला है इसमें माँ छुपी होती है। किसमें? उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है हर पिता में। दूसरा है नजरों का धोखा है। उत्तर होगा सूरज का उगना और डूबना। तीसरा है इससे ही सीख मिलती है। किससे? चोट खाने से। चौथा है इसे भी सलाम करते हैं। उत्तर है उगते सूरज को। यहाँ पे आकृति तो बना के नहीं दी गई है लेकिन उसका आंसर आपको दे दिया गया है। तो जिस तरह की आकृति आपको बना हुआ मिलेगा आप उसमें ब्रैकेट में इसको लिखते रहेंगे। ठीक है, स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न नीचे हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कारण लिखिए। पहला, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। उत्तर है जब अपनी तरफ देखते हैं तो अपने आप को एक बच्चा ही पाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। दूसरा है कारण लिखिएगा, नाउम्मीदी तो मौत है प्यारे। नाउम्मीदी तो मौत है प्यारे। उत्तर है आपको जो देना है मनुष्य उम्मीदों के सहारे जीवित रहता है। मनुष्य उम्मीदों के सहारे जीवित रहता है। उम्मीदों का सहारा छोड़ देना जीते जी मर जाने जैसा है। उम्मीदों का सहारा छोड़ देना जीते जी मर जाने जैसा है।
आ देखिए, उसमें आकृति पूर्ण कीजिए। इससे सुबह का जन्म होता है। किससे? रात के गर्भ से। ये दोनों एक ही चीजें हैं। कौन सी? आंसू और खुशी। हसरत के बीज बोए गए वहां। कहा? ख्यालों की जमीन में। चौथा है, वहां एपी रोशनी होगी। मतलब वो सेंटेंस लंबा है। जहां वह कदम रखेगा। कृति कीजिए स्वाध्याय के लिए। नेक्स्ट, परिणति। परिणति दिया रहेगा, 2 ब्रैकेट है, वो आपको पूरे करने हैं। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, उजाला होना। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, क्या? उजाला होना। दूसरा है, एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। अब बदलेंगे क्या आप? हर मंजिल पर रोशनी होना। अब देखिए, इसमें परिणति है। आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो परिणत दिया रहेगा, ब्रैकेट में इतनी चीजें दी रहेगी। अंधेरा होने पर भी आस रखने की। उसके बाद उत्तर लिखना होगा आपको, उजाला होना। दूसरे में एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। उत्तर लिखना होगा, हर मंजिल पर रोशनी होना। ये आपको बदलना है। ठीक है। चौथा है, पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। आपको शब्द दिए रहेंगे, 2 शब्द दिए रहेंगे। पहला है पेड़, दूसरा है सच्चा ज्ञानी। अब देखिए, आपको प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर वो शब्द जो दिया गया है वो होना चाहिए। जैसे पेड़ का प्रश्न बना है, बीज में क्या छुपा है? बीज में क्या छुपा है? उत्तर क्या होगा? पेड़। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। खैर, दूसरा, सच्चा ज्ञानी। जो एक दूसरे में देखता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जो एक में दूसरा देखता है उसे क्या कहते हैं? सच्चा ज्ञानी। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसका आंसर जो शब्द दिया गया है वही आना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 5वां, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि ने अपने को बच्चा सा पाया। कब? अपनी आंखों में देखने पर। कवि ने कर्ज लिया। किससे? उम्र के लम्हों से। नेक्स्ट स्वाध्याय देख लेते हैं। कृति कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पिता के गुण। ये 2 आपको उत्तर लिखने होंगे। पिता के 2 गुणों के बारे में 2 ब्रैकेट बने रहेंगे। ऊपर से सख्त और दूसरा है दिल से नाजुक, यानी ऊपर से सख्त और अंदर से नाजुक। ये है पिता के गुण। आगे फिर से दिया है पिता के गुण, कृति पूर्ण कीजिए। दरअसल यहाँ पे पिता नहीं बल्कि सूर्य के गुण है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सूर्य के गुण, डूबना और उगना। तीसरा है परिणति। चोट खाने की परिणति क्या है? सीख मिलना। संतान को चोट लगने की पिता का तड़पन या पिता का तड़पना। कुछ शब्द संपदा है, आप देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द हैं। माँ, जननी, माता, धात्री। रात, रजनी, निशा, यामिनी। ये पर्यायवाची शब्द हैं जो 2 दिए गए हैं, उनके हमने 3 पर्यायवाची आपको लिख के बता दिए। ठीक है, आगे देखिए अभिव्यक्ति। स्वाध्याय का ये प्रश्न आता है। आप देखिए आजकल जो नया पैटर्न है उसमें अभिव्यक्ति बहुत मायने रखता है। 2 मार्क्स का आता है ये आपको।
अभिव्यक्ति आपको अपने मन के विचार प्रकट करने होते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने अपने मन के विचार रखे हैं, लेकिन आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। आप उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, बट आपको आना चाहिए कि लिखना कैसे होता है, इसलिए हमने इसको लिख के दे दिया है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि जो अभिव्यक्ति के प्रश्न आते हैं उसे कितने शब्दों में, कितने लाइन में लिखना होता है या किस तरह से लिखना होता है। भाई वो आपके विचार है, आपके मत प्रकट करने होते हैं। आपको अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, संविधान से लेके क्लास तक, लेकिन फिर भी हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। देख लीजिए हमने कैसे लिखा है इसको। प्रश्न है, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। हम आपको सुना देते हैं पालना घर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज कामकाजी महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़ता है और यह समय की मांग भी है कि पति पत्नी दोनों अपने परिवार नैया का पतवार संभालें। ऐसी स्थिति में इनके छोटे बच्चों को परेशानी होती है। कभी कभी इसका परिणाम इनके कार्य पर भी पड़ता है। ऐसे में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर की सुविधा आवश्यक है। पालना घर में बच्चों को घर जैसी देखरेख और सुरक्षा मिलती है, अगर अच्छे पालना घर हो तो, क्योंकि आजकल समाज में पालना घर भी अच्छे और बुरे की कैटेगरी में आ गए हैं। खैर, पालना घर में बच्चों को घर जैसी देखरेख और सुरक्षा मिलती है। अगर पालना घर में बच्चे को घर जैसा माहौल मिलता हो तो महिलाएं निश्चिंत होकर आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठा पाती हैं। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, अतः महिलाएं अगर श्रम में योगदान दें तो भारत का विकास तेजी से होगा। पालना घर की सुविधा, पालना घर की सुविधा मुहैया कराने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश के विकास पर इसका असर अवश्य दिखाई देगा। उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए काम छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। घरेलू आमदनी में भी इजाफा हो, परिणामतः बच्चों की सेहत और शिक्षा में भी सुधार होगा। संक्षेप में, महिलाओं का काम करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें अलग पहचान मिले और इसके लिए पालना घर की सुविधा उनके कार्यस्थल के आसपास हो तो सोने पे सुहागा हो सकता है। यानी ये उनके लिए और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप जब भी अभिव्यक्ति की, आपको तो पूरी आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति कुछ अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से करें तो आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति के लिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। आंसर देख लीजिए। आजकल माता पिता दोनों का नौकरी करना बहुत ही आम बात है। ऐसे में उनके बच्चों के पालन की समस्या उभर आती है। बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे पाना उनके लिए मुश्किल होता है। नौकरी और बच्चों का लालन पालन दोनों में संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। बच्चों की परवरिश उनके लिए एक समस्या बन जाती है। वास्तव में कामकाजी माता पिता के पास अक्सर समय की कमी होती है। समय का उचित नियोजन करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अपने छोटे छोटे कार्यों में बच्चों को सम्मिलित कर लेने से बच्चों को भी अहमियत मिल जाती है और बच्चे जिम्मेदार भी बन जाते हैं। घर का समय बच्चों को देकर उन्हें खुश रखा जा सकता है। उन्हें अच्छी आदतें सिखाने का समय मिल जाता है। माता पिता के जीवन में बच्चे महत्वपूर्ण हैं, इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है। अक्सर कामकाजी माता पिता के
बच्चों के मन में यह भावना पनपती रहती है कि माता पिता के लिए काम ही महत्वपूर्ण है और वे बच्चों से प्यार नहीं करते। कई बार दफ्तर की परेशानियां घर तक ले आते हैं और अपना क्रोध वे बच्चों पर निकाल देते हैं। ऐसे में डर के कारण बच्चे अभिभावकों से दूर हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने की कोशिश अभिभावक अवश्य करें। बच्चों की बातें चाव से सुनना, दफ्तर की बातें उन्हें बताना, साथ में भोजन करना, छुट्टी के दिन घूमने ले जाना जैसी छोटी छोटी बातें भी कामकाजी अभिभावक और बच्चों का रिश्ता मजबूत करती हैं। इस प्रकार समस्या है तो उसके उपाय भी हैं जिन पर अवश्य अमल करना चाहिए। तो ये 2 अभिव्यक्ति के प्रश्न थे जिन्हें आप अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, अंधेरा ऐसा हो कैसा, घनघोर होना चाहिए। खैर चलिए रसास्वादन देख लेते हैं। आजकल रसास्वादन के लिए नए पैटर्न में दिया जाता है। अब रसास्वादन कैसे लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको पॉइंट के आधार पर मिलते हैं। कितने पॉइंट में आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये सब बातें जो है आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। खैर वो तो काव्य सौंदर्य। अभी रसास्वादन का देख लेते हैं कैसे रसास्वादन लिखा जाता है। प्रश्न क्या है, कैसे आएंगे और लिखना कैसे है। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। का प्रश्न होगा, आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे एक साथ ही प्रश्न लिखने होते हैं, उत्तर लिखने पड़ते हैं। काव्य सौंदर्य में एक पॉइंट होता है और ये तो रसास्वादन है। त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नए काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक कविता में से सीधे शब्दों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़तापूर्वक लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक जीवन शैली में बिछोह एक प्रमुख समस्या है। बिछोह यानी बिछड़ना। तो बिछोह एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा के विकास के कारण समाज में शिक्षित युवक युवतियों की निरंतर वृद्धि हो रही है। आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग शिक्षित बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए। इसलिए शिक्षित युवक युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इससे माता पिता तथा इन युवक युवतियों को बिछोह का दुख सहना पड़ता है। एक दूसरे से बिछड़ने का जो दुख होता है वह सहना पड़ता है। प्रस्तुत काव्य में इस बिछोह के दुख और उससे जूझने का सुंदर चित्रण किया गया है। माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फ़ोन करता है तो माँ कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, पर उनकी सिसकियाँ रुकती नहीं है। बाद में बेटा भी बिना रोए नहीं रहता। वह इस समस्या का सामना करता है और बिछोह का दुख भुला देता है। पास होते हुए भी माता पिता की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें बच्चों से एक साथ न मिल पाने का दुख सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। जीवन में ठोकरें खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है, शुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो। गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो। पंक्ति से जो है, इस लाइन से
आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह कवि बुरे दिन आने पर निराश न होने का आह्वान करते हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। पंक्ति में इसी की प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कभी उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार इन त्रिवेणियों से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। कृति 3 काव्य सौंदर्य। अब आप देखेंगे काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। आपको दिया रहेगा कुछ पंक्तियां, निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। 3 दिया गया है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। और तीसरा है अपनी आंखों में जब भी देखा है। इनमें से किसी एक पंक्ति को छांटकर उनका प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो लिखना है आपको। दी गई पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, दूसरा दिया गया है, उसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। कवि त्रिपुरारी जी ने प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को महत्व प्रदान किया है। कवि कहते हैं यदि रात न होती तो सुबह नहीं हो सकती थी। इस तरह उन्होंने सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को प्रतिपादित किया है। इसके लिए सुबह का जन्म रात की कोख से होना जैसे प्रतीक का उपयोग किया गया है, जैसे माता की कोख से बालक का जन्म होता है। कवि ने ठीक उसी तरह रात की कोख से सुबह का जन्म होता हुआ दर्शाया है। इस तरह कवि ने सुबह के जन्म के लिए रात की कोख जैसे सार्थक प्रतीक का प्रयोग किया। अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। और ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखना है। ममत्व का जो भाव प्रकट करे ऐसी त्रिवेणी, ममत्व यानी ममता का। उत्तर देख लेते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। स्पष्टीकरण देख लीजिए, वैसे तो मैंने आपको सुनाया है, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। प्रस्तुत त्रिवेणी में ममत्व का भाव प्रकट हुआ है। जब कभी अपनी माँ को फ़ोन करता है तब पुत्र की आवाज़ सुनकर माँ की ममता रो पड़ती है। कभी भले ही इसे बेवजह रोना कहता है, परंतु सच्चाई तो यही है कि कभी भी फ़ोन रखने के बाद रोता है, क्योंकि माता और पुत्र दोनों एक दूसरे के स्नेह के लिए तरसते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह आंसुओं के रूप में आँखों से बहने लगता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो कि जानकारी आपको होनी चाहिए। त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। उत्तर देख लीजिए। पहला, त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपा भाव व्यक्त होता है। त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, नींद की नदी जो कि कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस जो कि कहानी संग्रह है। तीसरा, सांस के सिक्के जो कि त्रिवेणी संग्रह है। सांस के सिक्के क्या है? सांस के सिक्के त्रिपुरारी जी का त्रिवेणी संग्रह है। रसास्वादन देख लीजिए। रसास्वादन में को पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है।
आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। अब रसास्वादन कैसे लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अच्छे से लिखिए और हो सके तो नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस भी करें। पहला है शीर्षक। शीर्षक क्या देंगे आप? प्रेरणा, इस कविता का नाम। रचनाकार त्रिपुरारी जी, यानी लेखक का नाम, रचनाकार का नाम आपको देना पड़ता है। तीसरा है केंद्रीय कल्पना। केंद्रीय कल्पना क्या होता है वो हम आपको सुना देते हैं। अर्थ प्रधान एवं अति व्यस्त आधुनिक जीवन शैली अपनाने के कारण आज मनुष्य न चाहते हुए भी अकेला पड़ गया है, तनाव में जी रहा है। मानसिक असंतुलन, चिंता, उदासी, सूनापन आदि से चारों ओर से पिरा हुए भंवे भाग दौड़ भरी जिंदगी में आगे निकलने की होड़ लगी है और उसके रिश्ते पीछे छूट रहे हैं। जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता के बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। जीवन की इन समस्याओं को उजागर करते हुए त्रिपुरारी जी ने अपनी त्रिवेणियों में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को भी व्यक्त किया है। जीवन में आगे निकलने की होड़ में चोट खाकर गिरने पर भी संभल कर फिर से चलने को आगे बढ़ने की सलाह दी है। केंद्रीय कल्पना यानी कविता का जो केंद्रीय भाव है, जो उद्देश्य है, वो आपको लिखना पड़ता है। चौथा है रस और अलंकार। 3 पंक्तियों में मुक्त छंद में इस कविता को त्रिवेणियाँ लिखी हुई हैं। जो भी रस अलंकार है उनको आप बता सकते हैं। 5वां है प्रतीक विधान। जीवन के प्रति सकारात्मकता का विधान है। पेड़ में बीज और बीज में पेड़ छुपा है। यहाँ जो बोध हमारी भावनाओं का, जो बीज है हमारी भावनाओं का प्रतीक है और उसे आंसुओं के जल से सींचकर खुशियों का वृक्ष फलता फूलता है। 6ठा है कल्पना। खुद के भीतर छिपे बालक को जीवित रखने की कल्पना हमें तनाव कुंठा से मुक्ति देगी। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। यह त्रिवेणी मुझे पसंद है क्योंकि सचमुच कठिनाइयों से घबराकर निराश व्यक्ति जीते जी मर जाता है। हर अंधेरी काली रात के बाद सुबह उजाला लेकर अवश्य आता है। ठीक इसी तरह दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। इस उम्मीद के साथ जीना चाहिए और यह जीवन के प्रति सकारात्मकता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। 7वां है कविता पसंद आने का कारण आपको बताना पड़ेगा। जो आपने कविता पसंद किया उसकी वजह क्या है। सामाजिक स्थिति में रिश्ते और जीवन के प्रति सामाजिक स्थिति में रिश्ते और जीवन के प्रति सकारात्मकता कविता का मुख्य विषय है जो प्रेरणादायी है। त्रिपुरारी जी की ये त्रिवेणियाँ हमें जीने की कला सिखाती हैं, इसलिए मुझे ये कविता पसंद है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने जो इस पाठ की जो त्रिवेणी है, जितनी भी कविताएं थी, स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, वो सब हमने बारी बारी से आपको समझाने की यथासंभव कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये त्रिवेणियाँ आपको समझ में आई होंगी। स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपको डाइजेस्ट या बाकी जगह हाथ पांव मारने पड़ते हैं, ये सारे प्रश्न आपको सही ढंग से हमने लिख करके दे दिए हैं। इसे आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लिख करके, और नहीं तो पढ़कर याद भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपको सिखाने का प्रयत्न किया है वो सफल रहा। खैर, अगर आपको कुछ उसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप हमें फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।
हम आपकी जो दुविधा है, जो आपके डाउट हैं, उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।